अब हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो अनुच्छेद 29 और 30 था, जिसमें शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दिया गया है, और संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 का भारतीय राज्य के बहुसंस्कृतिवादी चरित्र की दृष्टि से यह अनूठा महत्व है। और संविधान निर्माण के समय देश में न सिर्फ सांप्रदायिकता एक बड़ी समस्या थी, बल्कि विभिन्न भाषाई समूहों को इस बात की चिंता थी कि स्वतंत्र भारत में कहीं उनकी स्थिति वंचित समूहों जैसी न हो जाए। और पाकिस्तान के निर्माण के बाद यह प्रश्न और महत्वपूर्ण हो गया था कि भारत में रहने की इच्छा रखने वाले अल्पसंख्यकों की इस चिंता को कैसे दूर किया जाए। और इसी के उद्देश्य से जो है संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 लाया गया, यहाँ पर जो अनुच्छेद 29 और 30 क्या कहता है। अनुच्छेद 29 और 30 का मूल पाठ। Original text of Articles 29 and 30। पहले हम लोग जो है अनुच्छेद 29 को देखते हैं। इसके दो खंड हैं, एक है अनुच्छेद 29(1) और दूसरा है अनुच्छेद 29(2)। और अनुच्छेद 30 में भी मूल संविधान में दो खंड थे। दो खंड थे और वो था अनुच्छेद 30(1) तथा 30(2)। लेकिन अनुच्छेद 30 में जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है एक उपखंड जोड़ा गया। एक उपखंड जोड़ा गया और ये उपखंड जो है अनुच्छेद 30(1) में जोड़ा गया। और इस वजह से अनुच्छेद 30(1) में एक अनुच्छेद और आ गया, वो था अनुच्छेद 30(1) का। और अगर वर्तमान में अगर हम दोनों अनुच्छेदों को देखें तो ये दोनों अनुच्छेद मिलाकर जो है 2 इसके और 30 के 3 यानी टोटल 5 खंड हो जाते हैं। अनुच्छेद 29 और 30 में कुल 5 खंड हो जाते हैं। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 29 जो है, इसमें जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। इसमें कहा गया है कि इसके पहले पार्ट में भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार है। उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। ये अनुच्छेद 29 के पहले पार्ट में कहा गया है। इसके दूसरे खंड में कहा गया है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से
किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, रेस, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 29 के दोनों खंड में इस तरह की बातें की गई थी। अब हम लोग अनुच्छेद 30 देखते हैं, फिर दोनों का निष्कर्ष देखेंगे लास्ट में। अनुच्छेद 30, क्योंकि दोनों को मिला के ही पढ़ने से जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो अनुच्छेद 30 में जो है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार है। इसके पहले खंड में लिखा गया है कि यानी 30(1) में धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। ये कहा गया है। और जो 44वें संविधान संशोधन से इसमें एक खंड जोड़ा गया था, उसमें कहा गया है कि खंड 1 में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली निधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निलंबित, रिस्ट्रिक्ट या निराकृत ना हो जाए। यानी खंड 1 में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निलंबित या निराकृत ना हो जाए। और इसके दूसरे खंड में है, 30 के दूसरे खंड में है कि शिक्षा संस्थाओं को
सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। ये कहा गया। अब जो है अनुच्छेद 29 और 30 से जुड़े हुए ढेर सारे प्रश्न हैं, जैसे कि अब हम लोग इसका विश्लेषण करते हैं। अनुच्छेद 29 और 30 से जुड़े प्रमुख प्रश्न। जैसे कि एक मामला भी था, उसकी भी चर्चा हम लोग यहीं कर लेते हैं। वो था केरल एजुकेशन बिल मामला, और ये 1958 का मामला था। और ये केरल एजुकेशन बिल द्वारा ही पहला प्रश्न उठाया गया था इस मामले में। पहला प्रश्न इस मामले में न्यायालय में उठाया गया था। उसके बाद जो है लगातार मतलब प्रश्न उठते रह गए, और जैसे कि एक आगे जाके एक और मतलब केस आया था, और वो था TMA पाई फाउंडेशन मामला। और इसमें जो है सबसे बड़ी पीठ गठित किया गया था इस मामले में। अब देखते हैं हम लोग जो है प्रश्न क्या क्या था। जैसे कि एक प्रश्न था कि अनुच्छेद 29 और 30 की दृष्टि से अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज किसे माना जाएगा। अर्थात अल्पसंख्यक वर्ग के निर्धारण की कसौटी क्या होगी, ये प्रश्न था। तो इसमें जो है जो TMA पाई फाउंडेशन मामला था, या फिर इसको जो है PA ईमानदार मामले में न्यायालय ने कुछ आधारभूत सिद्धांत दिए अल्पसंख्यक के लिए। आधारभूत सिद्धांत बताए न्यायालय ने। और वो सिद्धांत क्या था? वो सिद्धांत था कि अल्पसंख्यकों का निर्धारण धर्म और भाषा दो आधारों पर ही होगा, जैसा कि अनुच्छेद 30 में स्पष्ट किया गया है। भाषा में लिपि यानी स्क्रिप्ट
भी अंतर्निहित है, जो कि अनुच्छेद 29 से सुसंगत है। इसके अलावा जो है दूसरा आधार था, कोई वर्ग अल्पसंख्यक है या नहीं, इसका निर्धारण देश नहीं, राज्य विशेष की जनसंख्या में उसकी स्थिति के आधार पर होगा। राज्य विशेष की जनसंख्या में उसकी स्थिति के आधार पर अल्पसंख्यक का निर्धारण होगा। और तीसरा सिद्धांत जो था कि राज्य की कुल जनसंख्या के 50% से कम जनसंख्या वाले सभी समुदाय अल्पसंख्यक माने जाएंगे। समुदाय अल्पसंख्यक माने जाएंगे। ये जो है इसमें निर्धारण किया गया था अल्पसंख्यक को लेकर। अब जो हमारा अगला प्रश्न है दूसरा, इसमें था कि कोई संस्था अल्पसंख्यक संस्था माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं, यह कैसे तय होगा। और इसमें जो है PA ईमानदार मामला में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कि किसी राज्य में अल्पसंख्यक वर्गों के सदस्यों द्वारा बनाई गई वे संस्थाएं इस वर्ग में शामिल होगी जो 2 कसौटी पूरा करती या जो 2 शर्त पूरा करती हो। और वो 2 शर्त क्या था? एक था कि वह अल्पसंख्यक समुदाय की भाषा या उसके धर्म के संरक्षण का प्रयास करती हो। उसके धर्म के संरक्षण का प्रयास या फिर कोशिश भी कह सकते, प्रयास करती हो। और जो दूसरा था शर्त, वो था कि अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों की अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराती हो। वह उस अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराती है। ये 2 कसौटियां थी। अगला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को दिया गया विशेषाधिकार सिर्फ विद्यालयों आदि पर लागू होता है या प्रोफेशनल शिक्षा
और इसमें जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल, देने वाली संस्थाओं पर भी ये प्रश्न पूछा गया था। इसमें जो है, इसमें जो केस था वो था TMA पाई फाउंडेशन मामला। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रोफेशनल शिक्षा देने वाली संस्थाएं भी अनुच्छेद 30 के अंतर्गत इसको भी क्या है, संरक्षण प्राप्त करने की हकदार है। अगला सवाल था कि अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने में वस्तुतः कौन कौन से अधिकार निहित हैं। और एक प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ था कि क्या राज्य ऐसी संस्थाओं को विनियमित रेगुलेट कर सकता है या नहीं। यदि हाँ, तो उस विनियमन की क्या सीमाएं होंगी। ये प्रश्न जो है अदालत से पूछा गया और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं, और इसमें जो है अनुच्छेद 30(1) की चर्चा की गई थी। संस्थाओं को अनुच्छेद 30(1) के तहत निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। और कौन कौन सा था, तो एक जो है, इसमें पहला था कि ऐसे लोगों को प्रशासनिक निकाय यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी प्रशासनिक निकाय में चुनना जिनकी योग्यता तथा प्रतिबद्धता पर संस्था के प्रवर्तकों को विश्वास है। दूसरा था कि अध्यापन यानी टीचिंग या अध्यापनेतर यानी नॉन टीचिंग कार्य के लिए अपनी रुचि को ऐसे व्यक्तियों को
नियुक्त करना जो अर्हता संबंधी शर्तों को पूरा करता हो। ये भी अधिकार है, पूरा करते हैं। तीसरा अधिकार का चर्चा इसमें कहा गया था कि अपनी रुचि के ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश देना जो प्रवेश हेतु अर्हता रखते हैं। इसके अलावा जो है इसमें था अल्पसंख्यक संस्थाओं को युक्तियुक्त शुल्क संरचना रीजनेबल फी स्ट्रक्चर निर्धारित करने का अधिकार भी है इसमें। और पांचवा है संस्था के लाभ के लिए संस्था की संपत्तियों का उपयोग करने का अधिकार भी अनुच्छेद 30(1) में निहित। इतने अधिकार की चर्चा जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया था। एक प्रश्न और था जिसमें सेंट स्टीफेंस मामला था, उसकी भी चर्चा हम लोग प्रश्न के माध्यम से करते हैं। एक प्रश्न था कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, ये था। और इसके मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय में एक मामला गया था, वो था सेंट स्टीफेंस मामला। ये जो है सर्वोच्च न्यायालय में गया था और सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें निर्धारित किया था कि अधिकतम 50% स्थान अल्पसंख्यक संस्था अपने समुदाय के अभ्यर्थियों को दे सकती है। और इसी के जस्ट बाद एक केस और गया था जिसमें जो था TMAPI फाउंडेशन मामला। और इसमें न्यायालय ने निर्धारित किया कि सेंट स्टीफेंस मामले में दिए गए निर्णय का तार्किक आधार उपयुक्त है, किंतु 50% की संख्या निश्चित करना उचित नहीं है।
और इसमें अगर हम लोग और ज़्यादा जानने की कोशिश करें तो जो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं राज्य से सहायता प्राप्त करती है, राज्य उनसे यह उपेक्षा कर सकता है कि वे युक्तियुक्त संख्या में अन्य समुदायों के विद्यार्थियों को भी दाखिला दे। और ये जो युक्तियुक्त संख्या है, इसका निर्धारण कौन करेगा? तो इसका निर्धारण जो है वो अल्पसंख्यक वर्ग की जरूरतों, शिक्षण संस्था तथा पाठ्यक्रम की प्रकृति आदि के आधार पर होगा, ये कहा गया था। इसके बाद एक प्रश्न था कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग तथा अन्य पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी के लिए दिया जाने वाला आरक्षण अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं पर लागू होता है या नहीं, और इसमें जो है वही पाई फाउंडेशन इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने तय किया कि जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं राज्य से सहायता प्राप्त करती है, उनमें समाज के पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए राज्य निर्देश दे सकता है। तो इसका अर्थ ये था कि जो गैर सहायता प्राप्त संस्था है उस पर यह बाध्यता लागू नहीं होगी। जो गैर सहायता यानी कि राज्य जिसको सहायता नहीं दे रही है प्राप्त संस्थाओं पर ये लागू नहीं। इसके अलावा जो है जो पीए ईमानदार मामला था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आरक्षण की नीति सिर्फ राज्य द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाओं पर ही लागू की जा सकती है
और जो गैर सहायता प्राप्त संस्था है उस पे ये लागू नहीं किया जा सकता है। ये था। एक और प्रश्न ये था कि शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने के मामले में अल्पसंख्यकों व बहुसंख्यकों के अधिकारों में कितना अंतर है? ये अधिकार सिर्फ अल्पसंख्यकों को प्राप्त हैं या बहुसंख्यक भी इनका दावा कर सकते हैं, ये कहा गया था। और शुरू से ऐसा माना जाता था कि अधिकार अल्पसंख्यकों को अलग से दिए गए हैं, लेकिन जब पाई फाउंडेशन मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा, पाई फाउंडेशन मामला, तो उसमें एससी जो है निर्धारित किया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने तथा उनका प्रशासन करने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। और जो हमारा अनुच्छेद 19(1) और इसका कौन सा छह पाठ हो जाएगा, इसमें जो है व्यवसाय की स्वतंत्रता दी गई है। और जो अनुच्छेद 26 है, इसमें जो है प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को दिए गए, और वो क्या था, अपनी संस्थाओं की स्थापना व पोषण के अधिकार इसी में जो है निहित है। और वो क्या निहित है कि शिक्षा संस्था चलाने का अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त है। सभी नागरिकों को प्राप्त है, ये चीजें कहा गया था। और यहीं पे जो है हमारा अनुच्छेद 29-30 जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार था वो समाप्त होता है। फिर अगला जो है, अगर हम लोग उसको भी ले लें तो वो यानी अनुच्छेद 31 को, तो उसको भी यहाँ पे डिस्कशन कर ही लिया जाए। अनुच्छेद 31 जिसमें जो है संपत्ति का अधिकार है, और ये अब जो है विलोपित है, तथा इसमें जो है कुछ विधियों की व्यावृत्ति या सुरक्षा। आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी नाउ ओमिटेड, इधर हो जाएगा एंड सेविंग ऑफ। ऐसे इसकी चर्चा जो हम लोग बीच में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक साथ देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग पहले उठाते हैं कि मूल संविधान में अनुच्छेद 31 कैसा था, तो मूल संविधान में अनुच्छेद 31 आर्टिकल 31 इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें जो है इसमें 2 खंड थे। अनुच्छेद
31 में 2 खंड थे और एक था अनुच्छेद 31(1) और एक था अनुच्छेद मूल संविधान में हम लोग देख रहे हैं 2, क्योंकि इसमें संशोधन से तो और भी खंड जोड़े गए। और जो अनुच्छेद 31(1) है, इसमें क्या कहा गया था कि किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। और इसका अर्थ है कि अधिराष्ट्र की आवश्यकताओं के लिए किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित करना जरूरी हो जाए तो सिर्फ कार्यपालिका या सरकार के आदेश से ऐसा नहीं किया जा सकेगा, बल्कि इसके लिए समक्ष विधानमंडल द्वारा विधि बनाया जाना जरूरी होगा। और जो अनुच्छेद 31(2) था, इसमें कहा गया था कि अधिराज्य किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति का अधिग्रहण करना चाहे, निजी संपत्ति का अधिग्रहण करना चाहता है तो उसे 2 शर्त पूरी करनी होगी। और वो शर्त क्या था? एक शर्त था कि यह अधिग्रहण लोक प्रयोजन के लिए होना चाहिए। और दूसरा जो है, व्यक्ति को संपत्ति से वंचित करने वाली विधि में यह उपबंध किया जाएगा कि संपत्ति के बदले उसे क्षतिपूर्ति के तौर पर कितनी रकम दी जाएगी या वह सिद्धांत बताया जाएगा जिसके आधार पर संपत्ति के स्वामी को दी जाने वाली रकम का निर्धारण होगा। ये चीजें था। अब जैसे कि अनुच्छेद 31 में बहुत सारे संशोधन भी किए गए हैं। अनुच्छेद 31 में संशोधन जैसे कि ऐसे तो इसमें जो है पहला संशोधन हो गया, फिर चौथा संशोधन, 17वां, 25वां, 42वां, 43वां, 44वां, ये सारे इसमें किए गए हैं। जैसे कि पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, संविधान संशोधन अधिनियम 1951। इसमें जो है अनुच्छेद 31 का और अनुच्छेद 31 का जो है जोड़ा गया। और फिर जाके जो है 25 में जो है संविधान संशोधन द्वारा संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जो है इसमें अनुच्छेद 31 ग जो है वह जोड़ा गया। इसी तरह जो है 42वें संविधान संशोधन
अधिनियम 1976 और इसके द्वारा जो है अनुच्छेद 31 घ जो है जोड़ा गया और फिर जो है 43 में संविधान संशोधन ये 1978 इसके द्वारा जो है अनुच्छेद 31 घ को हटा दिया गया जैसे पहले जोड़ा था और फिर जो है 44 में संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जो है अनुच्छेद 31(1) और अनुच्छेद 31(2) को हटा दिया गया और इसके साथ ही जो संपत्ति के अधिकार का शीर्षक था, संपत्ति के अधिकार शीर्षक, इसका विलोपन कर दिया गया। और इसके अलावा एक चीज और, जो अनुच्छेद 19(1) था, जो संपत्ति के अधिकार की गारंटी देता था, संपत्ति के अधिकार की गारंटी देता था, इसका भी विलोपन कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन। अब हमने जो है इससे पहले जो है अनुच्छेद 31 क ख ग को हम लोग देख चुके हैं। तो अब जो है संविधान में अनुच्छेद 31 क, अनुच्छेद 31 ख, अनुच्छेद 31 ग, यही शेष बचा है। ये चीज है, ये अनुच्छेद 31। अब हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 31(2) में जो है कौन कौन से संशोधन हुए थे। अनुच्छेद 31(2) में किए गए संशोधन। और हमने जो है एक चौथा संविधान संशोधन छोड़ा था, चौथा संविधान संशोधन अधिनियम 1955 छोड़ा था। और इसमें लिखा गया था कि अधिराज्य लोक प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति की भूमि या संपत्ति का अधिग्रहण करता है और विधि बनाकर क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित कर देता है, तो ऐसी विधि को क्षतिपूर्ति के अपर्याप्त होने के आधार पर किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।
इसके इस संशोधन के बाद भी जो है न्यायालय का हस्तक्षेप जो है पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। न्यायालय जो है कई मामलों में निर्धारित किया कि अनुच्छेद 31(2) में विद्यमान अभिव्यक्ति क्षतिपूर्ति का भावार्थ यही है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को की संपत्ति छीनने जाने पर उसे पूरा बाजार मूल्य देगा। और इसी प्रभाव को जो है खत्म करने के लिए यानी श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार, इन्होंने जो है 25वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया। उन्नीस सौ 1971 पारित किया। और जो अनुच्छेद 31(2) में क्षतिपूर्ति शब्द शामिल था, इसके जगह पर रकम शब्द रखा गया। यानी कि राज्य किसी व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण करने पर उसे नुकसान हुई भरपाई करने को बाध्य नहीं होगा, बल्कि अपने विवेक के अनुसार से कुछ रकम देगा। ये किया गया। लेकिन फिर आगे जाके केशवानंद भारती केस आया न्यायालय में। केशवानंद भारती बना केरल राज्य, और ये 1973 का मामला था। और इसमें जो है निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 31(2) के अंतर्गत राज्य द्वारा दी गई रकम यानी अमाउंट नाम मात्र की या मनमानी नहीं हो सकती है। इसके अलावा न्यायालय ने यह भी क्या कहा कि जो रकम शब्द है, रकम शब्द वह न्यायालय के परीक्षण से परे नहीं है, जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएगा, परीक्षण से परे नहीं। फिर आगे जाके जो है फिर एक संविधान संशोधन किया गया, जो था 42वें संविधान संशोधन। उन्नीस सौ 76। इसके माध्यम से संसद ने यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 31 के प्रावधानों को लागू करने के लिए बनाई गई विधियों का न्यायिक परीक्षण, न्यायिक अवलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकेगा। फिर आगे जाके जो है 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। और इन्होंने जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम पास किया। और इससे उन्होंने क्या किया कि अनुच्छेद 31(1) और अनुच्छेद 31(2) को संविधान से निकाल दिया। इसके अलावा जो है अनुच्छेद 19(1)(4) जो संपत्ति के अधिकार को गारंटी देता था, इसको भी निकाल दिया। और इसको निकाल के जो है एक नया अनुच्छेद वो 300 को था। इसमें संपत्ति के अधिकार को एक विधिक या कानूनी अधिकार का दर्जा देती है। ये चीजें कहा गया।
लेकिन इसी संविधान संशोधन से, यानी 44वें संविधान संशोधन से इसी संविधान संशोधन में संपत्ति से वंचित किए जाने के 2 आपराधिक मामलों में क्षतिपूर्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत जो है एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, जो था अनुच्छेद 30(1) का, और इसमें उपबंध किया गया कि अधिराज्य द्वारा अधिग्रहित संपत्ति किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा संचालित शिक्षा संस्था की है, तो ऐसी संपत्ति के अर्जन करने के लिए राज्य विधि द्वारा ऐसी रकम निर्धारित करेगा जिससे इन शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार न्यून न हो। ये चीजें किया गया था। और दूसरा जो है 44वें संविधान संशोधन में दूसरा उपबंध यह किया गया कि अधिराज्य किसी ऐसी कृषि भूमि का अर्जन करना चाहता है जिसका मालिक स्वयं कृषि करता है। अधिराज्य किसी ऐसी कृषि भूमि, एग्रीकल्चरल लैंड का अर्जन करना चाहता है जिस पर उसका मालिक स्वयं कृषि करता है तथा वह भूमि हदबंदी कानून द्वारा निर्धारित अधिकतम भूमि सीमा के भीतर है, तो राज्य ऐसी भूमि के मालिक को भूमि तथा भूमि पर निर्मित भवन इत्यादि का पूरा बाजार मूल्य चुकाएगा। एक था। अब जो वर्तमान में इसके अनुच्छेद हैं, और वो अनुच्छेद कौन कौन है, यानी अब इसमें जो शेष बचा है वह है अनुच्छेद 31 का। इसके अलावा जो है अनुच्छेद 31 का और अनुच्छेद 31 का है। लेकिन हम लोग जो है चलते चलते अनुच्छेद 31 ग पर भी चर्चा करेंगे। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 31 का। अनुच्छेद 31 का
इसको जो है प्रथम संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। और इसका उद्देश्य जो है राज्य द्वारा मध्यस्थों, जिसमें जमींदार, जागीरदार, मालगुजार या इनामदार होता था, मध्यस्थों के उन्मूलन से जुड़ा हुआ था। और इसमें प्रावधान था कि कृषि भूमि सुधार तथा उत्पादन के साधनों या संपदाओं के राज्य द्वारा अर्जन हेतु बनाई गई विधियों को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि इनसे अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 का उल्लंघन होता है। और ये अनुच्छेद जो है भूतलक्षी प्रभाव देते हुए 26 जनवरी 1950 से लागू है, यानी पीछे टाइम से लागू किया गया। और इसके अलावा जो है जो चौथे और 17वें संविधान संशोधन है, इससे जो है अनुच्छेद 31A का विस्तार किया गया। जैसे कि जो चौथा संविधान संशोधन 1955 था, उसमें जमींदारी तथा भूमि सुधार से आगे बढ़ते हुए इसके क्षेत्र को काफी विस्तृत कर दिया गया, जिसमें राज्य द्वारा किसी संपदा या संपत्ति का अर्जन या प्रबंधन अपने हाथ में लेने, विभिन्न निगमों के प्रबंधन या खनिज तेल से जुड़े प्रबंधन जैसे विषयों पर बनाई गई विधियों को संरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। चलो इस लिख दिया जाए इसको। जो चौथा संविधान संशोधन अधिनियम 1955 था। इसमें क्या था कि जमींदारी तथा भूमि सुधार से आगे बढ़ते हुए इसके क्षेत्र को काफी विस्तृत कर दिया गया, जिसमें राज्य द्वारा किसी संपदा या संपत्ति का अर्जन या प्रबंधन अपने हाथ में लेने और विभिन्न निगमों यानी कॉरपोरेशन के प्रबंधन या खनिज तेल से जुड़े प्रबंधन जैसे विषयों पर बनाई गई विधियों को
संरक्षण देने का प्रावधान किया गया। इसी तरह जो है जो 17वें संविधान संशोधन है, 1964, इसमें कहा गया कि संपदा अभिव्यक्ति के अर्थ को और अधिक विस्तार देते हुए उसमें रैयतवारी भूमि और जागीर आदि को भी शामिल किया गया, शामिल कर दिया गया। और ऐसा इसलिए किया गया था कि 1962 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया था कि अनुच्छेद 31 में शामिल शब्द संपदा के अंतर्गत रैयतवारी भूमि शामिल नहीं है, तो उसी के प्रभाव को हटाने के लिए इसमें रैयतवारी शब्द भी जोड़ा गया। अब अगला है अनुच्छेद 31 का, और ये भी प्रथम संविधान संशोधन द्वारा स्थापित किया गया। स्थापित और इसके माध्यम से संविधान में 9वीं अनुसूची शामिल की गई, और जिसमें प्रावधान क्या था कि 9वीं अनुसूची में शामिल अधिनियम, एक्ट्स, नियम, रूल्स और विनियम, रेगुलेशंस न्यायिक पुनर्विलोकन से परे होंगे। और 9वीं अनुसूची बनाने का लक्ष्य यह था कि भूमि सुधार से जुड़े अधिनियमों को न्यायिक पुनरावलोकन की सुरक्षा प्रदान की जा सके। और प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें 64 भूमि सुधार अधिनियमों को शामिल किया गया। फिर जो है चौथा संविधान संशोधन जो 1955 का था, 17वां संविधान संशोधन, 29वें, 34वें, 39वें, 42वें, इन सब में जो है कई अधिनियम को शामिल किया गया। और फिर आपातकाल के दौरान जो है 39वें और 42वें संशोधन के माध्यम से ऐसे कुछ अधिनियम भी शामिल किए गए जिसका संबंध भूमि सुधार से नहीं था, जैसे कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 हो गया। इसको देखा जाए, जैसे कि इसमें संशोधन की बात करें तो इसमें चौथा संशोधन हुआ है जो 1955 का था, 17 में जो है जो 1964 का था, 29 में जो 1972 का था, 34 में जो 1974 का था, 39 में जो 1975 का था, और 42 में जो 1976 का था। इसके द्वारा जो है कई अधिनियम इसमें शामिल किए गए। और आपातकाल के दौरान उनचालीसवें और 42वें संशोधन के माध्यम से इसमें ऐसे भी अधिनियम जोड़े गए जिनका संबंध
भूमि सुधार से नहीं था, जैसे कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। इसी तरह इसका जो संशोधन रूप था, लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम, ये 1974 का हो गया। इसी तरह आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, और ये 1970 का था, ये भी जोड़ा गया। निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 1975, ये जोड़ा गया। इतने जो है और भी अधिनियम थे, इसको जोड़ा गया।